आपको मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ सभी को कि आपको मालूम है कि ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हम जो सेक्शन कर रहे हैं सेक्शन बी, एज कम्पेयर टू मार्क्स परसेंटेज देखें तो 20% का वेटेज रखता है बेटे सेक्शन बी। और इस पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैंने आपके लिए 25 लेक्चर्स डिवोट कर दिए बेटे, आज 24th लेक्चर है। नो डाउट मैं जल्दी भी बता सकता था, बट द पॉइंट इज मैंने ही छोटा बनाया तो आप कितना छोटा कर देंगे। मुझे आपकी आदत मालूम है कि आप इतनी वाली चीज को इतना पढ़ते हैं, मैंने इतना बनाया तो आप तो इतना कर देंगे। बेटे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास होंगे? क्या आपके पास ज्यादा पैसे हैं बार बार अमेरिकन को देने के लिए? क्या आपके पास ज्यादा डॉलर्स हैं? बेटे एक ही बात करना है, इंडियन जो है ना इस बात में बड़ा ध्यान रखते हैं कि पैसे कम से कम खर्च करें। तो आपको मैंने इसलिए इतना सारा दिया कि आप चाहें तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप इतना तो देखेंगे, शर्म तो होगी, कुछ तो शर्म होगी आपके पास। बेटे आप किसी के भी लेक्चर्स कंपेयर कर लेंगे यूट्यूब में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर किसी ने 25 लेक्चर्स बेटे दिए ही नहीं, 20 घंटे की रिकॉर्डिंग। पार्ट 2 पूरा का 50-60 आवर्स में दे देते। मैंने तो एक यूनिट कंप्लीट किया है। The logic behind that is I want to give you the basic logic, basic concepts बताना चाहता था, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट आपके बाकी सेक्शंस में यूज होने वाले। आप इंटेंशन को देखिए, आप बस एक ही बात देखते हैं, इतने सारे लेक्चर्स कौन करेगा? बेटे मुझे मालूम है ना आपकी आदत, इतने में इतना ही करते हैं आप। तो चलिए बुक खोलिए जल्दी से। अभी तक कुछ बच्चों ने रजिस्टर तक नहीं परचेज किए। आप ये बताइए यूनिट 4 कंप्लीट होने को आ गया, कमाल कर दी। सपने बड़े बड़े हैं और काम करने में जीरो हैं आप। आइए, ग्रेट मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 24 सीएमए यूएसए पार्ट 2 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बस आज एक बात ये कहनी है आप सभी को सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस में 20% का मार्क्स वेटेज है। अगर आप 20% ऑफ 500 कैलकुलेट करें तो 100 नंबर का पेपर पार्ट 2 में सेक्शन 20 का है। और उस 100 नंबर में से मुझे ऐसा लगता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बड़ी सारी कंपनीज बेटे बैंकक्रप्ट होगी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल। डे टू डे नीड्स को मेंटेन जो नहीं कर पाएगा, बड़ी बड़ी नीड्स को क्या करना है यार? आज आपको खाना नहीं मिल रहा, आज आप अपना आज का नहीं कर पा रहे, तो इतनी बड़े बड़े सपनों को क्या करना है? इतनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in every organization, whether it is a profitable organization, whether it is a non-profitable organization, whether it is a corporate entity, whether it is a partnership firm, whether it is a sole proprietor, whether it is a joint venture, any organization that I think of, it is important that they should manage their working capital. That's why I devoted so much time. But मैंने 25 लेक्चर का थोड़ा सा ब्यौरा बताना है आपको। आज 24th लेक्चर है। मैंने 1 से लेकर 23 लेक्चर तक जो भी कुछ बताया, I have told you that how we will estimate that working capital, why we require working capital, how to manage inventory, how to manage accounts receivable, how to manage cash, how to manage marketable securities, and how to calculate the optimum balance of cash working capital. We have calculated gross working capital, we have calculated net working capital। और बेटे मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकाल के बताई, कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकाल के बताई। यहाँ तक तो सब कुछ बता दिया कि आपको इतनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, और ये फैक्टर्स हैं विद द बेसिस ऑफ विच वी जनरली से दैट इट अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल। पर आज का जो लेक्चर है ना बेटे 24th और नेक्स्ट लेक्चर 25th, यहाँ से मैं यू टर्न ले लूंगा। सर आप यू टर्न ले लेंगे? हाँ, एक बच्चे को नींद आ रही है, उसने कहा यू टर्न का नाम सुनते ही खड़ा हो गया। बेटे कमर सीधी करके बैठ रहा है, मैं आज यू टर्न लेने वाला हूँ। यू टर्न का मतलब है कि मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी कुछ मैंने 23 लेक्चर्स में किया वो तो रिक्वायरमेंट की बात थी, एस्टिमेशन की बात थी। वो पैसे आएंगे कहाँ से? फ्रॉम वेयर यू विल गेट दोज फंड्स एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी? you have to answer 2 questions. One is how much is the requirement of working capital, and from where I can get the funds, I can procure the funds for that working capital. Because working capital is for less than 12 months, that is less than 1 year. It is a short term requirement. It means it has to be fulfilled with the short term funds.
देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को शॉर्ट टर्म फंड से फुलफिल करना है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म फंड से फुलफिल करना है। मैंने बड़ा प्यारा सा अभी बैलेंस शीट बनाई है आपको जो दिखाने वाला हूँ। आप बड़े आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैंने आपको जो भी कुछ बताया वो बेटे 23 लेक्चर तक कहानी थी रिक्वायरमेंट की, एस्टिमेशन की, मैनेजमेंट की। लेकिन 24th से 25th लेक्चर से मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा, ये देखिए मैंने लिखा ना 1 से 23 लेक्चर तक की कहानी, मुंह जबानी। I have told you requirement or estimation of working capital, but when I say for lecture 24 and lecture 25, I will see what or what from where funds can be procured. फंड्स को कहां से प्रिक्योर कर सकते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एक बात बस छोटी सी बतानी है, एक रूल है, गोल्डन रूल, कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो उसको हम फुलफिल करेंगे शॉर्ट टर्म फंड से, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है तो हम लॉन्ग टर्म फंड से फुलफिल करेंगे। इट मींस इफ यू वांट रिक्वायर मनी फॉर एक्सपेंशन, फॉर कैपिटल बजटिंग, फॉर परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, तो फिर आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक इशू करेंगे। बट इफ यू रिक्वायर फंड्स फॉर स्मॉल रीजन, फॉर योर वर्किंग कैपिटल, फॉर योर ऑपरेशंस, then that need has to be fulfilled by short term funds। बस आज मैंने आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की सोर्सेज बता दी, ठीक है जी। तो फाइनेंसिंग की बात करेंगे बेटे, ये बात लिख ली क्या, भले बेटे पेपर में नहीं आया, आपके लॉजिक्स और कंसेप्ट को क्लियर करने में बड़ी आसानी रहेगी अगर आपने ये लिख लिया दैट देयर आर टू बिग क्वेश्चंस इन अ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लिख ही देता हूं बेटे, हम कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है जो अभी तक आपने किया, व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इसको हम ये भी कह सकते हैं हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। एक ही है बेटे, क्वेश्चन तो एक ही बात है। और ऐसा भी लिख सकते हैं हाउ यू विल मैनेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब आपने आज तक जो भी क्वेश्चन किए उसका आंसर देने के लिए मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2 में। फ्रॉम वेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैन बी फंडेड। भैया बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, इतने पैसे चाहिए, ये इन्वेंट्री के लिए चाहिए, ये अकाउंट रिसीवेबल के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, बट वो पैसे आएंगे कहां से, फ्रॉम वेयर आई विल गेट, दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 2। और बेटे ये लेक्चर 24 और 25 उसी पे डिपेंड कर रहा है, उसी पे प्रोक्योर कर रहा है, दैट फ्रॉम वेयर आई कैन प्रोक्योर माई फंड्स। मैं भूपेश आनंद एक बात आपसे आज कहने वाला हूं कि आप बहुत छोटे से थे बेटे, 11th क्लास में थे लगभग, या 12th में रहे होंगे, या ग्रेजुएशन में रहे होंगे, आपकी मैडम ने आपको बैलेंस शीट को बनाना सिखा दिया था बेटे। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की बात करें तो आप एक तरफ लिखते थे लायबिलिटीज इक्विटी और एक तरफ लिखते थे एसेट्स, बट उससे पहले एक दिन मैडम ने आपको कहा कि जो आप इक्विटी और लायबिलिटीज लिख रहे हो दोज आर सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब पैसे कहां से आ रहे हैं, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज आर सोर्सेज ऑफ फंड, आप पैसे कहां से ला रहे हो। और एसेट्स का दूसरा नाम था एप्लीकेशन ऑफ फंड और यूजेस ऑफ फंड, क्योंकि आपने जो पैसे लिए इक्विटी शेयर से, प्रेफर्ड स्टॉक से, डेट से, बॉन्ड से, शॉर्ट टर्म फंड से, अक्रूड से, आउटस्टैंडिंग से, बैंक से, वो पैसा आपके पास इतना आ गया, वो पैसा घर थोड़ी लेके जा रहे हो, यू विल बी बाइंग दोज एसेट्स, यू विल बी इन्वेस्टिंग, यू विल बी अप्लाइंग दोज फंड्स इन द एसेट्स। एसेट्स में आप अप्लाई कर रहे हो। अब एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स भी हो सकते हैं और करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने आज आपकी वो पुरानी यादें
क्लियर करने के लिए बस बेटे धुंधली पड़ गई थी, आज इसकी जरूरत आन पड़ी। तो अगर आप फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बना लें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा बेटे। एक तरफ लिखे सोर्सेज ऑफ फंड, दूसरी तरफ लिखे यूजेस ऑफ फंड। सोर्सेज में लिखें इक्विटी लायबिलिटीज, यहां लिखें एसेट्स। फिर आपको देखिए मैंने क्या लिखा, इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट। और ये पोटली बनाई, दादी माँ की पोटली, दादी माँ की पोटली। बेटे इक्विटी से पैसे आए, लॉन्ग टर्म डेट से पैसे आए, रिटेन्ड अर्निंग से पैसे आए, शॉर्ट टर्म डेट से पैसे आए। अब शॉर्ट टर्म डेट का मतलब है आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, उधार लिए। अच्छा उधार किस किस से ले सकते हैं, मैंने उसकी दो कैटेगरीज बना दी। एक तो आपने उधार लिए बैंक से। बेटे आपको कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ना, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी, सबसे पहली पिक्चर आपके मन में आती है बैंक। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, पंजाब एंड नेशनल बैंक। आप सबसे पहले बैंक के बारे में सोचते हो कि आई कैन गेट दोज फंड्स फ्रॉम अ बैंक। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने यहां पे लिखा शॉर्ट टर्म डेट और शॉर्ट टर्म फंड्स आई कैन गेट इट थ्रू बैंक, एंड सेकेंड इज थ्रू क्रेडिट अरेंजमेंट्स. So I can have a short term fund. I can get the funds for working capital through short term. So these are the sources of funds. तो मुझे आज इन्हीं की बातें करनी है. इसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस. एक थ्रू बैंक्स और एक थ्रू अदर अरेंजमेंट्स. अदर देन बैंक ऐसा मान लीजिए, और वो पैसों को हम यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए. और वर्किंग कैपिटल में आपको पता ही है बेटे, अकाउंट रिसीवेबल्स आता है, इन्वेंटरी आता है, कैश आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है. हमने उसको मैनेज किया. अब ये जो पैसे हमें चाहिए, इसके लिए हम आ रहे हैं सोर्सेस क्या क्या है. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड. ठीक है जी. तो आइए, मैं भूपेश आनंद. बेटे आपके हॉक में, वायले में इन्होंने अलग से दिया हुआ शॉर्ट टर्म फंडिंग. बट जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे ना चीज़ों को, आपको लॉजिकली कैसे समझ आएगा कि भाई ये चीज़ उससे रिलेट कर रही है. नहीं तो फिर रट्टाफिकेशन हो गई ना. मैं आपको आज ये सोर्सेज बता देता हूँ, आप पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, बट हाउ इट विल बी रिलेटेड विद दैट. आज तक हमने जो 23 लेक्चर्स में किया उसकी रिलेशनशिप तो पता होनी चाहिए ना. दैट इज नॉट गिवन इन हॉक, दैट इज नॉट गिवन इन वायले. बेटे वो भूपेश आनंद बता रहा है, कनेक्ट द डॉट्स. So I think I have related the things that I want funds, I want working capital, I want short-term funds, and those can be procured through short-term financing. And I have shown you the balance sheet, and in balance sheet we have a short-term debt. Within short-term debt we have two categories. One is funds arranged through bank, and second is funds arranged through other than bank. आज का ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर 24, मैं बैंक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ. बेटे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बैंक्स के बारे में देखेंगे क्या किस तरह के लोन्स हो सकते हैं. आपने सुना होगा बैंक वर्किंग कैपिटल लोन देता है ना. कार लोन होता है, मैरिज लोन होता है, एजुकेशनल लोन होता है. इट मीन्स अ बैंकिंग कंपनी गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स. So we will see that what are the different types of loans which are being given by a banking company for working capital. Because my discussion is for working capital. मैं मैरिज लोन की बात नहीं करूंगा आज, कार लोन की बात नहीं करूंगा. That is also being given, but I am mainly concerned with working capital, that how much funds are being given for the requirement of working capital. ठीक है जी. तो उसमें लोन कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखना है. थोड़ा सा लिख लेंगे ना बेटा, बड़ा अच्छा लगेगा. मैं आपको बता रहा हूँ, आज लिखना वैसे ज़्यादा नहीं है, समझना है, लेकिन लिखने से आपका माइंड ना रेगुलेट हो जाता है. अब आप ऐसे ही बैठे हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो बेटे आपको समझ आएगा इतना, बट अगर आप लिखेंगे और सुनेंगे तो इतना समझ आएगा. उसके बाद अगर वर्ड डॉक्यूमेंट बना देते तो इतना समझ आएगा. इसके साथ साथ आप मेरे साथ अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा हॉक के या अपने ईपीक्यू से, तो इतना समझ आएगा. अब देखना आपने बेटे, मैंने लिखना शुरू कर दिया. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इट मींस देयर आर टू सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. वन इज थ्रू बैंक्स एंड सेकंड इज अदर देन बैंक्स. तो वन इज थ्रू बैंक्स में मैं 3 तरह के लोन आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ. 3 तरह के सोर्सेज, 3 तरह के कैटेगरीज आई हैव प्रिपेयर्ड विद इन बैंक्स. आप बैंक से, एक्सिस बैंक से, HDFC से, बैंक ऑफ अमेरिका से, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से, एनी बैंक I can have 3 categories. I have prepared 3 categories which are there in Hawk or Wiley or Glim.
वन इज आई कैन हैव अ शॉर्ट टर्म लोन विच इज सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ कोलेटरल दिया है, जिसके अगेंस्ट मैंने कुछ गिरवी में दिया है, उसको हम जनरली कहते हैं सिक्योर्ड। और वर्किंग कैपिटल बेटा एक ऐसा लोन है जो एक जैसा कांस्टेंट नहीं रहता। अगर आप लोन लेते हैं किसी मशीनरी के लिए तो मशीनरी का रूप चेंज थोड़ी होगा, मशीनरी मशीनरी रहेगी 10 साल तक भी। बट इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल, इफ आई हैव टेकन द लोन फॉर अ वर्किंग कैपिटल, बेटे हर रोज आपकी वर्किंग कैपिटल बदल रही है, इन्वेंटरी चेंज हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल्स चेंज हो रहे हैं। इट मींस आपको आपको अलग से रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, और इसलिए ये चेंज होती जा रही है। इट मींस फ्लोटिंग लियन रहता है, जनरली फ्लोटिंग कोलेटरल रखते हैं। अभी हम देखेंगे। इट मींस आई कैन हैव अ फिक्स्ड लियन और आई कैन हैव अ फ्लोटिंग लियन। आई कैन हैव अ फिक्स चार्ज कि भैया मेरे इसके ऊपर फिक्स चार्ज है, बट अगर वो एसेट अंडरलाइंग एसेट ही बदल रहा है तो आई विल हैव अ फ्लोटिंग चार्ज। तो अभी देखते हैं, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। मैं इस समय हूँ शॉर्ट टर्म फंड्स विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। फॉर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड 3 कैटेगरीज, और आप लिख रहे हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे। पहला लिखा आपने सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड बैंक लोन्स। उसके नीचे 2 कैटेगरी लिख रहे हैं, कोलेटरल इन्वेंटरी, कोलेटरल अकाउंट्स रिसीवेबल। इट मींस आई कैन गेट द फंड फ्रॉम बैंक बाय गिविंग pledge or by giving collateral my inventory and my accounts receivable। उसको देखेंगे। सेकेंड कैटेगरी ऑफ बैंक लोन इज unsecured। so I will be having secured bank loans, I will be having unsecured bank loans। when I say unsecured bank loans, इसका मतलब उसके अगेंस्ट मैं कोई कोलेटरल नहीं दे रहा, मैं उसके अगेंस्ट कुछ गिरवी में नहीं दे रहा। वो मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, मेरी साउंडनेस के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इफ अ बैंक कैन वांट टू गिव मी अ लोन, तो मेरी क्रेडिबिलिटी कितनी है, मेरी साउंडनेस कितनी है, मेरी आईटीआर कितने की जा रही है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो अनसिक्योर्ड बैंक लोन लिख लें, उसमें लिखेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। अभी डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन में बार बार आ रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट, you will see। and last is bankers acceptances letter of credit। एक छोटा सा लिख दे बेटे, ज्यादा समझ आएगा। 3 बातें मैंने आपको बतानी है। शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पहला लिखा हमने शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड बैंक लोन्स, दूसरा लिखा शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड बैंक लोन्स। अभी एक बच्चा कहता शॉर्ट टर्म तो लिखा नहीं हुआ, बेटा वो मैंने मेन हेडिंग में लिख दिया ना, शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड बैंक लोन्स, शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड बैंक लोन्स एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस लेटर ऑफ क्रेडिट। बस बेटे आज के लेक्चर में मुझे बस ये 3 बातें आपको एक्सप्लेन करनी है, समझानी है ना, और इनके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी है, लोन्स बताने हैं। बस आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यू वांट टू डू व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड। तो मैं आ गया जी, बिल्कुल आ गया आपके सामने। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा दिखाना है। सर क्या दिखाना है बेटे? मैंने आपके लिए ना बड़े प्यारे से नोट्स बनाए हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जैसे सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी के ऊपर तो मैंने जूस नोट्स तो दिखाई दिए थे, सारे जूस नोट्स हैं, फ्लो चार्ट्स। अब उसी सेक्शन में जैसे जूस नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मैंने उनके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, सीबीक्यूज, और एक अलग से बुकलेट बनाई एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब ये सीबीक्यूज को मैंने मिक्स किया किस किस के साथ, वाइले, ग्लेम, हॉक और माय ओन बुक्स, मेरा अपना एक्सपीरियंस प्लस सीएमए के पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस। वैसे आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी बेटे, लेकिन आप सारी चीज़ें एक साथ कर ही नहीं सकते। भूपेश आनंद ने जो क्वेश्चंस डबल थे उनको हटा दिया, उनकी सॉर्टिंग कर दी, उनको कंसेप्ट वाइज आपके सामने पेश कर दिया। आप कभी वैन हुसैन या ली कूपर के शोरूम में कभी गए बेटे? उन्होंने एक एरिया में, एक कबर्ड में एक पर्टिकुलर साइज की शर्ट्स लगाई होती है, 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच। आप डायरेक्टली शर्ट देख सकते हो और आपको भी टाइम कम लगेगा, उनको भी टाइम कम लगेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड। सिमिलरली in my CBQs, in my concept based questions and in my extra practical questions, मैंने क्या किया, उनको concept wise symbolically systematically present किया। जैसे हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 6 यूनिट्स हैं बेटा सेक्शन बी में। हम इस समय यूनिट 4 की बातें कर रहे हैं। इसमें कंसेप्ट क्या क्या मैंने बताए, दोबारा से लिखे।
कि आपका दिमाग बार बार इसमें जाए बेटे। जैसे कंसेप्ट 1 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब जैसे देखिए मैंने आपको अगर थोड़ा सा बताना है तो ये भी बात बतानी है कि अगर मैं इसके पहले पेज में चला जाऊं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये देखिए जी, मैंने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड किया। वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट नंबर 1 में मैंने लिखा नेट वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने ये लेवल्स बनाए, कैश मैनेजमेंट में, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, फिर अकाउंट रिसीवेबल्स में, ऑपरेटिंग साइकिल में, मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच में। बेटे बड़े प्यार प्यार से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, आपको मैं क्या बताऊं दोस्त, सही बता रहा हूँ। यूनिट 4 में क्वेश्चन नंबर 82 से स्टार्ट किया, है ना। इसका मतलब यूनिट 3 को देखेंगे अगर आप तो उसमें 81 तक है। यूनिट 4 में आ गया, यूनिट 4 में ये क्वेश्चन 82 है बेटे, हॉक के, ग्लेन के, वायले के और मेरी अपनी बुक से और पास एग्जामिनेशन से। मैंने इवन आपके लिए क्या किया, जैसे ये क्वेश्चन है बेटे, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा और उसका आंसर यहाँ पर दे दिया ताकि आपकी नज़र बार बार ना पड़े। बेटे देखो, ये मैंने आंसर छोटा सा लिख दिया, इसका फॉन्ट छोटा कर दिया और लेफ्ट राइट हैंड साइड में कर दिया उसको, कि भाई पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, आप खुद सोचें। और आप अगर मैं यहाँ पर आंसर देता तो आपकी आंख यहाँ पड़ जाती, तो मैंने क्या किया, उसको आंसर को हटा दिया और नीचे एक्सप्लेनेशन तो लिखी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शन नहीं लिखी मैंने करेक्ट, जबकि वो इसी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि आपको पहले सेल्फ टेस्ट करना है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो मैं भूपेश आनंद आपके साथ बड़े प्यार से आज ईमानदारी से कुछ बातें बताने जा रहा हूं, और वो बात है बेटे कुछ इस तरह की कि सेकंड सोर्स भी लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन तो आज बैंक्स का ही करना है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थ्रू क्रेडिट अरेंजमेंट्स या अदर देन बैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं, अदर देन बैंक्स। ट्रेड क्रेडिट अभी देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट एंड हाउ इट इज अ सोर्स ऑफ फंड एंड हाउ इट इज अ क्रेडिट अरेंजमेंट। अक्रूड एक्सपेंसेस, वी विल सी टू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड एक्सपेंसेस। फैक्टरिंग को देखेंगे, फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स, ए का मतलब अरेंजमेंट्स, रीपर्चेज अरेंजमेंट्स and commercial paper. I think in the last 2 lectures in the marketable securities chapter, in that concept I have told you what I mean by commercial paper and what is the difference between treasury bills, commercial paper and certificate deposit. तो 5 यहाँ पे करेंगे, 3 वहाँ पे करेंगे, ये लेक्चर 25 में करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको शॉर्ट टर्म फंडिंग की थ्रू बैंक्स। अब आप चाहे शॉर्ट टर्म फंडिंग बैंक से लें या अदर देन बैंक से लें, आपको दोनों सोर्सेज की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। उसके बाद ही तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि बैंक चीपर सोर्स है or other credit arrangements are cheaper source, because as a management accountant you have to minimize the cost and you have to maximize the benefit, so you have to do cost benefit analysis. तो मैंने यहाँ लिख दिया जी, as a prudent management accountant it is better to understand meaning of each source. तो आज हम पहले मीनिंग समझेंगे। सेकेंड इज इफेक्टिव कॉस्ट एंड बेनिफिट रिलेटेड विद ईच सोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, 3 सोर्सेज हैं बैंक्स की, सिक्योर्ड बैंक लोन, अनसिक्योर्ड बैंक लोन, एक्सेप्टेंसेस। 5 सोर्सेज हैं अदर देन बैंक की जो अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड क्रेडिट, अक्रूड इंटरेस्ट, फैक्टरिंग अरेंजमेंट्स, रीपर्चेज अरेंजमेंट्स एंड कमर्शियल पेपर। इन सभी की हम कॉस्ट देखेंगे, मीनिंग समझेंगे, बेनिफिट देखेंगे, then as a management accountant we will decide that which is the best source। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो मैं आ गया जी सिक्योर्ड बैंक लोन्स में। लिखना है बेटे, ज़्यादा है ही नहीं आज वैसे लिखने के लिए, सही बता रहा हूँ। सिक्योर्ड बैंक लोन्स, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि एक्सिस बैंक या एक्सिस बैंक जब आप लोन देता है आपको, तो एक्सिस बैंक कहता है भाई हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आप क्या करें, अपना कोई एसेट हमें गिरवी में दे दें, या हमारा हक होगा उस एसेट पे, अगर वो एसेट बिकेगा या एसेट सेल होगा या उस एसेट की वे चेंज होगी तो वो पैसे हमें पहले आएंगे, क्योंकि हमने आपको उधार दिया है।
जनरली क्या होता है बेटे, वर्किंग कैपिटल लोन में एसेट्स जो होते हैं बेटा, वो इन्वेंटरी एंड अकाउंट रिसीवेबल्स के ऊपर हम अधिकार जमा लेते हैं। कौन अधिकार जमाता है? एक्सिस बैंक। अब एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड की इन्वेंटरी है, एबीसी लिमिटेड के अकाउंट रिसीवेबल हैं, बट एबीसी लिमिटेड का अधिकार नहीं है अपनी इन्वेंटरी या अपने अकाउंट रिसीवेबल पे। इसका मतलब कल अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आएंगे तो वो पैसे पहले एक्सिस बैंक के पास जाएंगे बेटे, एबीसी लिमिटेड अपने पास नहीं रख सकती, बिकॉज ये जो अकाउंट रिसीवेबल हैं ये प्लेज में, कोलेटरल में दे दिए गए हैं टू एक्सिस बैंक। पहला हक किसका है? एक्सिस बैंक का। तो जो भी पैसे उसने दिए पहले वो अपने पूरे करेगा, उसके बाद अगर एक्सेस पैसे आ गए तो एबीसी लिमिटेड रख सकती है। सो वी कैन हैव टू कोलेटरल्स, वन इज कोलेटरल अगेंस्ट इन्वेंटरी एंड कोलेटरल अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल। आपको क्या लगता है बेटे, एक्सिस बैंक पहले एबीसी लिमिटेड के अकाउंट रिसीवेबल्स की असेसमेंट करेगा कि कितने अकाउंट रिसीवेबल्स रहते हैं, पास हिस्ट्री क्या है, उसमें से कितने अकाउंट रिसीवेबल्स में से पैसे टाइम पे दे देते हैं, क्रेडिट पीरियड क्या है, उसके बाद उसमें से बैड डेट्स कितने हो जाते हैं, और उसके बाद ये डिस्काउंट कितना देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद एक्सिस बैंक को एक एस्टिमेशन लग जाएगा दैट अकाउंट रिसीवेबल्स में से उन्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड का अकाउंट रिसीवेबल्स है $1,00,000। आउट ऑफ दैट $1,00,000 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, एक्सिस बैंक को ऐसा लगता है कि $70,000 का ही अमाउंट उनको रिसीव हो सकता है, 30,000 तो बेकार के। ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने जब एनालिसिस किया तो एक्सिस बैंक विल गिव सम परसेंटेज ऑफ लोन ऑन $70,000। $70,000 के ऊपर कुछ प्रतिशत लोन का दिया जाएगा। कौन देगा? मैं नहीं, एक्सिस। किसको? एबीसी को। अब भविष्य में जब भी वो अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आएंगे वो पैसे पहले किसको मिलेंगे? एक्सिस बैंक को। इसलिए हम जनरली ये भी कहते हैं कि जो सिक्योर्ड बैंक लोन्स होते हैं दे आर लिक्विडेटिंग इन नेचर, सेल्फ लिक्विडेटिंग। मतलब जब मैंने कहा जी मेरा हक है आपके अकाउंट रिसीवेबल्स पे, और जैसे पैसे रिसीव होंगे मेरे को पहले मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब लोन का अमाउंट मुझे मिलता जा रहा है विद थ्रू अकाउंट रिसीवेबल, तो लोन धीरे धीरे लिक्विडेट हो रहा है ना। इट मीन्स the loan which is there, which is given by Axis Bank to ABC Limited, that is self-liquidating in nature. Because when I receive that fund, automatically the balance will come down. You are getting a point? बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सिक्योर्ड बैंक लोन, शॉर्ट टर्म सिक्योर्ड बैंक लोन। जनरली सिक्योरिटी वर्किंग कैपिटल लोन में इन्वेंटरी और अकाउंट रिसीवेबल्स की होती है। और मैं अगर इन्वेंटरी की बात करूं, if inventory is a collateral, in that case Axis Bank firstly see what type of inventory they have, how much time they have to hold that inventory, whether that inventory is fast moving or at which time they are selling that inventory, how much period they require that inventory. After doing analysis, Axis Bank will give some percentage of that inventory as a working capital loan to ABC. And whenever they are selling that inventory, that amount will be directly received by Axis Bank. तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग लियन, फ्लोटिंग कोलेटरल। मेरी बात आप समझ रहे हैं बेटे? ए पॉइंट लिखना है। ए क्या? पहला बिंदु लिखना है, बोरोवर हैज प्लेज्ड एन एसेट एज कोलेटरल, गिरवी। मैंने हिंदी में लिख दिया बेटे। एक बार आपको मतलब समझ आ गया ना, फिर सीएम में यूएसए की ऐसी की तैसी कर देंगे, बिकॉज यू नो द लॉजिक्स, यू नो द एमसीक्यूज, यू कैन आंसर दोज एमसीक्यूज, यू कैन आंसर दोज एसएटाई। तो आपको कंसेप्ट समझना है, लॉजिक समझना है। बातें तो बड़ी सारी हॉट में, ग्लैम में, वायले में गिवन है बेटे, लेकिन समझ थोड़ी आता है। भूपेश आनंद आपको उसका लॉजिक समझाने जा रहा है, ठीक है जी। तो फर्स्ट लिख रहे हैं, बोरोवर हैज प्लेज्ड एन एसेट एज कोलेटरल, इट मींस दोज एसेट्स आर नेम्ड एज secured bank loans. Short term bank loans are often secured by, जो short term bank loans होते हैं, जो short term working capital bank loans होते हैं, they are generally secured by floating yield on borrowers
बोरोवर्स मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में कौन लिखा, एबीसी लिमिटेड, और यहाँ पर एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक लेंडर है, और एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इज अ बोरोवर। आराम से बेटे, कोई टेंशन नहीं है। ABC Limited is a borrower and Axis Bank Limited is a lender. So Axis Bank can have a collateral of inventory or can have a collateral of accounts receivable. मैंने दोनों बातें बड़ी प्यार से समझा दी हैं। मैं आगे आ गया जी, मैं आ गया जी अनसेक्योर्ड बैंक लोन्स पे। अनसेक्योर्ड का मतलब है कि एक्सिस बैंक ने एबीसी लिमिटेड के किसी भी एसेट के ऊपर हक नहीं जमाया। साडा हक, एथे रख, कोई हक नहीं है। किसका हक है? एबीसी का ही हक है। बट एबीसी की ना मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, नेरोलैक पेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, इनकी साउंडनेस अच्छी है, क्रेडिबिलिटी अच्छी है, क्रेडिट रिपोर्टिंग अच्छी है, इनका क्रिसिल रिपोर्टिंग अच्छा है। तो एक्सिस बैंक को ऐसा लगता है कि यार इस छोटे लोन के लिए हमें कुछ भी गिरवी में नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, हमें इनको ऐसे ही पैसे दे देने चाहिए। तो बेटे इन दैट केस आई विल से दैट टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म फंड which is being given by Axis to ABC Limited, it is named as unsecured debt. तो आप लिखेंगे unsecured bank loan। आपने सुना है कि आप एक बैंक से या तो लोन ले सकते हैं, ठीक है, और आप उससे कैश क्रेडिट की लिमिट भी ले सकते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं। यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज थ्रू बैंक। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपको कैश क्रेडिट की बात बताने जा रहा हूँ कि भाई आपको लगता है, आप कौन, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट, किसके, मेरे एबीसी लिमिटेड के। आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड यू फील्स दैट you may require $1 lakh of fund for working capital in coming 3 months. So you approach a bank named as Axis Bank, और आप अपनी सारी बातें ऐसे 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 रख देते हैं। आप कहते हैं सर हमें एक साथ $1 लाख नहीं चाहिए, हो सकता है कि हमें मैक्सिमम 1 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, बट हमारे को जितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम आपसे उतने पैसे विड्रॉ कर लेंगे। इट मीन्स ABC Limited is asking about lines of credit, is asking about cash credit facility from Axis Bank कि भाई आप हमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी दो। किसको, कौन देगा? एक्सिस बैंक। किसको? एबीसी को। तो एक्सिस बैंक क्या करेगा, $1 लाख अलग से निकालेगा, किसके नाम के, एबीसी के, और अलग रख देगा। अब एबीसी की मर्जी है, उसमें से $50,000 ले ले, $70,000 ले ले, 50, जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 1 लाख तक ही ले सकता है। सो दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी, दैट टाइप ऑफ लोन और दैट टाइप ऑफ फाइनेंसिंग गिवन बाय अ बैंकिंग कंपनी टू देयर क्लाइंट्स इज नेम्ड एज कैश क्रेडिट और लाइन्स ऑफ क्रेडिट। अब बेटे ये दो तरह की होती है, एक होती है लाइन ऑफ क्रेडिट जो छोटे पीरियड की होती है, जनरली लेस देन 1 ईयर, और एक होती है रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब जनरली 1 से ज़्यादा साल की होती है, 3, 4 साल, 5 साल की भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर डिपॉजिट कर देते हैं, फिर आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, तो वो रिवॉल्व होता रहता है। इसमें कमिटमेंट फीस भी होती है और यूटिलाइजेशन फीस भी होती है। कमिटमेंट फीस का मतलब है कि भाई एक्सिस बैंक ने आपके नाम के $1 लाख अलग कर दिए, कि हमने कमिटमेंट दे दी कि ठीक है $1 लाख जब आपकी मर्जी आप ले लेना। इट मीन्स I will charge, I कौन, Axis Bank will charge commitment fees from ABC on $1 lakh. But supposingly ABC Limited has only withdrawn $60,000. It means ABC Limited ने अपनी कैश क्रेडिट फैसिलिटी में से $60,000 ही यूटिलाइज किए, तो Axis Bank will charge interest on $60,000. That is utilization fees. It means there are 2 types of fees in case of unsecured debt, in case of line of credit, specifically in case of revolving credit. One is commitment fees and second is utilization fees. तो लिखते हैं बेटे, such loans are not backed by collateral.
Such loans are backed by financial soundness of the borrower. बहुत बढ़िया. Borrower signs a promissory note as a formal obligation to repay as per specified terms. ABC Limited एक नॉर्मल एग्रीमेंट साइन कर देती है कि मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा इतने सूद के हिसाब से इतने पीरियड में. कौन कह रहा है? ABC लिमिटेड एक एग्रीमेंट साइन करके दे रही है, लोन एग्रीमेंट. किसको दे रही है? एक्सिस बैंक को. यूएस लोन्स आर कंसिडर्ड अनसेक्योर्ड है. बेटा यूएस नहीं है, ठीक कर लीजिए, अनसेक्योर्ड लोन्स. अच्छा, मैंने आपको बताई थी लिक्विडेटिंग का मतलब क्या है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं बता रहा. टाइप्स ऑफ अनसेक्योर्ड लोन्स में मैंने लिखा दो तरह के लोन्स. लाइंस ऑफ क्रेडिट, बेटे बड़े प्यार से मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया. किसका? एक्सिस बैंक का. और यहां पर एग्जांपल दिया एबीसी का. एबीसी बोरोवर है, एक्सिस बैंक लेंडर है. लेंडर इज गिविंग द लोन टू एबीसी. बोरोवर, लेंडर दे रहा है बोरोवर को, और लाइन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लाइन ऑफ क्रेडिट कह दें या कैश क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, $1,00,000 तो देगा ही मैक्सिमम, बट इसने जितना विड्रॉ किया, जैसे मैंने एग्जांपल में किया कि $60,000, सो 1 लाख के ऊपर कमिटमेंट फीस चार्ज होगी और इसके ऊपर यूटिलाइजेशन फीस चार्ज. ठीक है जी. मैं भूपेश आनंद आज के लेक्चर के बस आखिरी सोर्स में आ गया हूं और उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशंस करनी है और चैप्टर आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा. इट मींस आई as a corporate entity, I as a management accountant of that corporate entity, I can get the funds for working capital through two sources. One is through bank and second is through other than bank. आज के इस लेक्चर में हम बैंक की बातें कर रहे हैं. बैंक से आप 3 तरह की हेल्प ले सकते हो, 3 तरह के फंडिंग करा सकते हो. एक तो सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन शॉर्ट टर्म, और थर्ड है बेटे बैंकर एक्सेप्टेंसेस. मैं बात करता हूं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में मैं अज्यूम करता हूं बेटे बड़ा प्यारी सी एक केस स्टडी आपको समझाऊंगा तो आप बैंकर एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी. सपोज करते हैं, सपोजिंगली XYZ लिमिटेड इंडिया में है, इंडिया में इसका हेड ऑफिस है और इनका अपना अकाउंट HDFC दिल्ली में है. ठीक है. XYZ जापान की किसी कंपनी से कुछ इंपोर्ट करती है मशीन, एज पर विच XYZ हैज टू पे $1,00,000 टू दिस जापानीज कंपनी. अब XYZ को ऐसा लग रहा है कि यार पहले मशीन आ जाए फिर हम पैसे देंगे. यार दे गॉट सम 60 days ऑफ क्रेडिट. उनको 60 दिन का क्रेडिट मिल चुका है, रिसीव हो गया बेटे. किसको? XYZ को. किससे? जापानीज कंपनी से. कि आफ्टर 60 days दे विल मेक द पेमेंट. आज सामान इनको मशीनरी मिल गई बट 60 दिन के बाद ये पेमेंट करेंगे. कौन पेमेंट करेगा? XYZ. बट जापानीज कंपनी कहती है कि नहीं, आप नो डाउट 60 days के बाद हमें पेमेंट कर देना, बट आप हमें एश्योरेंस दो कि आप ये पेमेंट हमें कर दोगे, क्योंकि हम तो जानते नहीं आपको. तो XYZ क्या करेगा? HDFC अपनी बैंक को बोलेगा कि भाई आप ऐसा करो, हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो. ये जो बिल है $1,00,000 का, आप एक्सेप्ट कर लो कि आप इसको पेमेंट करोगे जापानीज कंपनी को अगर हमने नहीं दिए. नो HDFC इंडिया knows that ABC Limited is a good company and they can easily pay $1,00,000 after 60 days. बट HDFC पिक्चर में आ जाएगा और वो उसकी बात को, बिल को एक्सेप्ट कर लेगा. किसके बिल को? जापानीज कंपनी के बिल को एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है, आफ्टर 60 days और आफ्टर द क्रेडिट पीरियड if ABC Limited is unable to pay their amount of $1,00,000, we are there, we will pay you, and this letter of credit, or they will accept that bill of Japanese company. बेटे उसका नाम है बैंकर्स एक्सेप्टेंस. अब आपको अगर ये बात क्लियर हो जाएगी ना, तो बैंकर एक्सेप्टेंस अभी हम लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बड़ी जल्दी समझ आएगा.
कहते हैं लॉजिक क्लियर हो ना तो फिर समझ आ जाता है। और भूपेश आनंद बेटे लॉजिक तो क्लियर करने में माहिर है। अब आपको ये बात समझ आ गई। अब आइए जी बैंकर एक्सेप्टेंस को पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ समझ आ रहा है। बैंकर एक्सेप्टेंस यूज टू फाइनेंस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो पहली बात इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में फाइनेंस करने में इस्तेमाल करते हैं। बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस लेटर ऑफ क्रेडिट used to finance the import and export of goods, the import and export of goods, the import and export of goods. Banker assumes the obligation for the payment. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया that HDFC is accepting that to that Japanese company, giving the assurance that if this company does not pay you, I will pay you. This is the letter of credit we are assuming, and this is I am accepting your bill. So it is a time draft drawn by a purchaser of goods, ABC, accepted by the seller of goods, Japanese, गारंटेड बाय बैंकर HDFC। हमारे एग्जाम्पल तो लिख लें बेटे, बड़ी प्यार से मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं यूज टू फाइनेंस द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बेटे अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गया ना तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली आपको समझ आ गया तो ऐसे टाइप क्या हो, MCQ क्या हो कर सकते हैं। Banker assume the obligation for the payment. It is the time draft that after 60 days we will pay you, accepted by the seller, guaranteed by the banker, drawn by the purchaser। ठीक है सर, मैं लास्ट पड़ाव पे आ गया, पहले कैलकुलेटर बाहर निकालने पड़ेंगे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी दैट एज अ प्रूडेंट फाइनेंस मैनेजर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ अलग अलग तरह के अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं और एक रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के सामान हैं खाने के, उनके प्राइजेस हैं। तो आप क्या करते हैं, पहले आप चेक करते हैं कि आपको मसाला डोसा कौन से रेस्टोरेंट का अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने के दो बेंचमार्क्स हो सकते हैं, एक तो उसका प्राइस कितना है, वो सांभर फालतू में देता है या नहीं देता, उसकी चटनी कैसी है, उसके सांभर का टेस्ट कैसा है। इसका मतलब सांभर डोसे का टेस्ट कैसा है और उसके प्राइजेस क्या है। Similarly, as a management accountant, you have different sources of fund। बेटे देखो किस तरह से रिलेट कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप अगर आपके माइंड में थॉट्स आ गई ना तो फिर आप लिंक कर पाएंगे। तो बिकॉज देर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड विद इन अ बैंक एंड अदर देन बैंक, विद इन बैंक वी हैव सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एक्सेप्टेंसेस। तो यू हैव टू कंपेयर ऑल दीज सोर्सेज, इन सब की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो मैं अभी जो बैंक्स के बारे में बताया उन सब की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इस केस में इंटरेस्ट क्या होगा। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट। हाथी के दांत दिखते कुछ और हैं और बेटे होते कुछ और हैं, खाने के तो अंदर होते हैं और दिखने के बाहर होते हैं। इंटरेस्ट आपको जो बैंक चार्ज कर रहा है वो अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको इफेक्टिवली हाउ मच यू हैव टू पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। So I will be telling you today that as a management accountant you have to calculate the effective cost of all these short-term sources of funds, and then that effective cost is to be compared, and then you have to take a decision। तो बिकॉज मैंने आज लोन्स की बात की, बैंक्स की बात की, तो मेरा आज कॉस्ट कैलकुलेशन बैंक्स को लेकर लिमिटेड रहेगा। तो मैंने लिखा बेटे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स थ्रू बैंक्स, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल है, बैंक्स किस किस तरह के तरीके फॉलो करता है सूद को निकालने के, इंटरेस्ट को निकालने के। बेटे अमेरिका में भी यही होता है, लंदन में भी ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुबई में ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसे होता है। लॉजिक्स तो वही है, कंसेप्ट तो वही है। तो आपने जब छोटे से थे ना बचपन में, आपने सिंपल इंटरेस्ट का नाम सुना था, बहुत छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना, फिर और बड़े हुए कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग का नाम सुना। बट एज पर CMA USA कोर्स करिकुलम वी विल बी डूइंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है जी,
फिर अभी आज आपको मैं बताऊंगा दैट यू हैव टू मेंटेन सम बैलेंस विद द बैंक, दैट इज नेम्ड एज कंपनसेटिंग बैलेंस। कई बार क्या भी होगा कि आपको जब बैंक पैसे देगा वो पहले अपना सूद काट लेगा, हाँ, इंटरेस्ट कम कर लेगा और बैलेंस पैसे देगा आपको। चलिए जी, मैं भूपेश आनंद आपके सामने ऊपर लिख रहा हूँ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थ्रू बैंक्स, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉलोड बाय बैंक्स। बस जी बस 5 मेथड्स बताने हैं मैंने, 5 ही बताने हैं जी, 5 ही बताने हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स विद कंपनसेटिंग बैलेंसेस, पहले 4 लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन्स विद डिस्काउंटेड इंटरेस्ट, बेटे हॉक में, वाइले में, ग्लेम में, इन चारों के ऊपर कैलकुलेशंस के एमसीक्यूज हैं। और अगर आप पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस देखें सीएमए के तो ऑलरेडी पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ढीले मत बनना। 2-3 मिनट की बात है, आपको आता है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है बेटे। मैं भूपेश आनंद कुछ रटवाऊंगा ही नहीं, आपको लॉजिक बताऊंगा, आप लिख तो लो। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड थ्रू बैंक्स मेथड्स, बेटे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स विद कंपनसेटिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स विद डिस्काउंटेड इंटरेस्ट। इतना इजी है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए जी, सिंपल इंटरेस्ट तो बचपन से करते आ रहे हैं, आपको पता है। आप सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगाते थे, एक था पी, एक था आर, एक था टी, एक था अमाउंट। आप बताइए जी, इन चारों वेरिएबल्स का मतलब क्या है? पी का मतलब है प्रिंसिपल, टी का मतलब है टाइम, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए का मतलब है अमाउंट। आप अमाउंट को निकालना हो तो आप कैसे करेंगे? P इंटू आर इंटू टी। बड़ा ही सिंपल है सर। आप शायद याद आ रहा होगा आपको कि इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट रेट, आर निकालना हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आर इज इक्वल टू पी इन या ए अपॉन पी टी, और आर की परसेंटेज देखिए मैंने आपके सामने लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन। सपोज करते हैं लोन का अमाउंट है $10,000, एक्सिस बैंक चार्ज कर रहा है कि भाई $10,000, एबीसी को $10,000 चाहिए थे, तो उसने कहा ठीक है $10,000 दे रहा हूँ, मेरा सूद का रेट है 6%। किसका सूद का रेट है? एक्सिस बैंक कहता है मैं तुम्हारे से 6% 12 महीने के सिंपल इंटरेस्ट पे चार्ज करूंगा। अब एबीसी लिमिटेड को चाहिए 90 डेज का। बेटे इंटरेस्ट इज जनरली ऑलवेज गिवन ऑन पर एनम बेसिस, ये बात आपको पता है। आप बताइए कि 90 डेज के बाद अमाउंट कितना होगा? बेटे बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटे। देखो जी, $10,000 लिए 6% के हिसाब से 90 दिन 360 हमें लेना है। ये 360 का है और हमें 90 दिन का चाहिए। ये तो बेटा 3rd क्लास का बच्चा कैलकुलेट कर लेगा कि भाई हम 10,000 इंटू 6% इंटू 90 अपॉन 360, ये आ गया जी 150। इसका मतलब आफ्टर 90 डेज एबीसी लिमिटेड 10,000 तो प्रिंसिपल का अमाउंट देगी और $150 इंटरेस्ट का अमाउंट देगी। तो दिस विल बी अमाउंट दैट इज 10,150। आराम से बेटे $10,150 will be discharged by ABC to Axis after 90 days। ये तो आता है, इसमें क्या टाइम लगाना है आप नोट कर लीजिए, आपको याद भी आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बड़ी इजी है, इवन मैं तो कहूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बड़ी इजी है। कंपाउंड का मतलब क्या है कि भाई आपको जो इंटरेस्ट मिलना था, भले मिला हो या नहीं मिला हो, अक्रू तो हो गया, वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे जमा कर देंगे और नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट जो भी पीरियड है वो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस उसके इंटरेस्ट को जो मिली हुई फिगर है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने कहा जी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये ओरिजिनल घड़ा है, ठीक है जी,
अब इस ओरिजिनल घड़े में आप क्या करेंगे, एक छोटा सा घड़ा कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का, भले दिया हो या नहीं दिया हो। तो जब ये निकालेंगे तो ये टोटल बड़ा घड़ा आ गया। नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस बड़े घड़े के ऊपर होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट विल ऑल्सो एक्यूमुलेट। पता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं सो दैट यू कैन फाइंड आउट दैट हाउ वी विल कैलकुलेट जनरली इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बट वी आर डूइंग, बच्चों को नींद आ रही है पर मारने का दिल कर रहा है। एग्जांपल देके बता रहा हूँ, चाहता तो मैं स्किप भी कर सकता था यार। बेटे भूपेश आनंद आपको समझाना चाहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराना चाहता है, तभी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट हॉक से, ग्लेन से, वायले से क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। प्रिंसिपल $10,000, टाइम 90 डेज, इंटरेस्ट रेट 6%, सब कुछ वही था जो सिंपल इंटरेस्ट में लिया। बट यहाँ पर मैंने एक नई चीज ऐड कर दी, कंपाउंडेड मंथली। क्या मतलब हुआ कि हम हर महीने चेक करेंगे कि आपका सूद कितना बनता है एक महीने का, और वो सूद आपके प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। अगले महीने प्रिंसिपल प्लस उस सूद को मिलाकर जो फिगर आई उस पर सूद निकालेंगे। We will calculate interest on that amount, that is principal plus interest, that is named as compound interest as the name indicates। तो देखिए जी अमाउंट कैसे निकलेगा। मैंने पहले टाइमलाइन बनाई, पहले तो आपको लॉजिकली समझाने की बात की कि भाई हम 30 दिन का मतलब है एक महीना, ठीक है, 30 डेज 1 मंथ, फिर यहाँ पर 2 मंथ्स और यहाँ पर 3 मंथ्स। तो पहले एक महीने में इंटरेस्ट भले हम दें या ना दें कैलकुलेट तो करेंगे। कितना निकालेंगे बेटे, देखो जरा, ये देखो 6%, जरा देखना, $10,000 इंटू 6% इंटू 30 डेज अपॉन 360। ठीक है जी, एक महीने का हम पहले निकालेंगे 10,000 इंटू 6% इज इक्वल टू इंटू 30 अपॉन 360, दैट कम्स टू $50। ये देखिए जी, ये $50 आ रहा है और ये मैंने लिख दिया। अब मैं आ गया जी सेकेंड मंथ में। अब सेकेंड मंथ में जो आप कैलकुलेट करेंगे, पता है किसके ऊपर निकालेंगे, $10,050 की। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता अभी तो $10,000 के ऊपर निकाला था, अब 10,050 पे को निकाल रहे हैं। बेटे यही तो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, दैट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट विल आल्सो बी एडेड विद द प्रिंसिपल। नाउ I will calculate for 10,050 into 6%, that comes to 60.603 into 30 upon 360, that comes to 50.25। बेटे 50 रुपये 52 पैसे आ रहा है ये ना इंटरेस्ट। अब थर्ड क्वार्टर में किसके ऊपर निकालेंगे मुझे बताइए, प्लस 10,050, बेटे निकलेगा 10,100.25। आराम से बेटे, पेपर में इतना लंबा नहीं करना। मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा आपने जो फॉर्मूला जो स्कूल में उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, बट पहले लॉजिकली समझ तो लो। अब हम इस पर कर रहे हैं इंटू 6% इज इक्वल टू इंटू 30 अपॉन 360, ये आ गया जी 50 रुपये 50 पैसे। ये लो, ये देखो। अब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट करना चाहें तो हम एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। यहाँ पर पी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ लोन, आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंडिंग, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए जी मैंने क्या किया, 10,000 का लोन था, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने 10,000 का लोन लिखा, 1 प्लस ये आर क्या है 6%, लेकिन 6% तो 12 महीने का है, मुझे तो 30 डेज का चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक महीने को निकालने के लिए मैंने कहा 0.06 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स टू 0.06 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स टू 0.0050। देखिए 0.005, बिकॉज 3 बार कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है। 90 डेज के बाद का अमाउंट निकालना, तो 90 डेज में 3 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी। करके देख लीजिए, सीधा ही आ गया 10,150। मैं आ गया जी लास्ट, सेकेंड लास्ट केस में
लोन अगर बैंक ने, एक्सिस बैंक ने लिया है विद कंपनसेटिंग बैलेंस, मतलब borrower has to maintain some balance with the bank, because अगर कल ये बैंकरप्ट हो गया ना borrower, तो वो बैलेंस कुछ तो आएगा। कहते हैं भागते चोर की लंगोटी काफी होती है। तो एक्सिस बैंक कहता है एबीसी को, एबीसी सुनना सुनना, हम तुझे $1,00,000 का लोन तो दे रहे हैं, बट तुझे हमेशा 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 का बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करके हर समय रखना पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअली में ना 1,00,000 का लोन एक्सिस बैंक वाले दे तो रहे हैं, बट बिकॉज ही हैज टू मेंटेन लेट मी $20,000, इट मींस एक्चुअली में एबीसी लिमिटेड की पॉकेट में $80,000 ही आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ लें भाई, बात हुई 1,00,000 लोन की, ठीक है हम दे रहे हैं, बट हमने कहा ठीक है हम 1,00,000 तो देते हैं, बट आप हर समय 20,000 रुपये का बैलेंस अपने बैंक में हमेशा एवरेज मेंटेन रखना। अगर नहीं रखोगे तो हम तुम्हारे से पेनल्टी चार्ज करेंगे। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इफेक्टिवली इस कंपनी को $1,00,000 तो मिले ही नहीं, इस एबीसी लिमिटेड को $80,000 रिसीव हुए। देखिए क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ लोन 1,00,000, ROI 6%, कंपनसेटिंग बैलेंस मान लेते हैं $20,000 का है। सिंपल है जी। आपको इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट? 6% एक साल का अगर हम देखें तो 1,00,000 के ऊपर 6,000 आता है। ये 80,000 कैसे आया? 1,00,000 माइनस 20,000 एज अ बैलेंस। इफेक्टिवली आपको 6% का ब्याज नहीं पड़ा। आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है बेटे, सीएमए यूएसए मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आईएमए के मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। यू हैव कैलकुलेटेड एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट इज नॉट 6%। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। बेटे 7.5% की कॉस्ट है, क्योंकि 20,000 का बैलेंस तो आपको हर समय बैंक में जमा करके रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो वो आपकी वो एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आपको ब्याज 6% नहीं बढ़ा, आपको सब मिलाकर जो खर्चा आया वो 7.5% का आया। और 7.5% कैसे निकाला भाई? आपको लग रहा है ना कि आपने 6,000 दिए, बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअली में $80,000 के ऊपर 6,000 दिए। 1,00,000 आए नहीं आपके पास, क्योंकि उसमें से 20,000 तो आपको कंपनसेट करने पड़ेंगे, बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 7.5% निकाला। फिर मैंने आपको समझाने के लिए एक बात बोली कि सपोज करते हैं बोरोवर के पास हमेशा 10,000 का बैलेंस था, ठीक है ना जी। इसका मतलब अब उसको 10,000 जो बैलेंस रह गया, क्योंकि ही हैज टू कंपनसेट $20,000, तो फिर मैंने उसको निकाला बेटे 6,000 अपॉन 90,000 इंटू 100, क्योंकि उसको हर समय, अब बात समझ रहे हैं। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, लोन विद डिस्काउंटेड इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, जो कमेटीज होती है ना हमारे सबके घर में, जो कमेटीज चलती हैं, जब हम पैसे देते हैं तो डिस्काउंट या इंटरेस्ट ना पहले ही कम कर लेती है। बैंक कहता है ठीक है मैं तुम्हारे को पैसे तो दे रहा हूँ, बट जितना भी ब्याज बनता है ना मैं ब्याज कम करूँगा, बैलेंस पैसे बाद में दूंगा, बैलेंस पैसे दूंगा। मतलब मुझे तुम्हारे पे विश्वास नहीं है, मैं पहले ही ब्याज के पैसे कम कर लूंगा। जैसे 1,00,000 का लोन है, मान लेते हैं 4,000 का उसके ऊपर ब्याज बन रहा है, मान लेते हैं। Now that interest can be either calculated by simple interest or by compound interest. With that we have calculated as $4,000. Now Axis Bank is saying that I will not give you $1,00,000, rather I will be giving you only $96,000, and this $4,000 of interest I will be deducting ab initio, in the beginning only, at T0 only. So how we will calculate the interest cost, effective interest cost, when this is the case, that is loan with discounted interest? Effective interest is equal to interest upon amount disposed or disbursed into 100. प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन 1,00,000 है,
इंटरेस्ट रेट 4% है, टाइम 1 साल का है। बड़ी सिंपल सी बात है जी। आपको 96,000 रुपीज़ डॉलर्स मिल रहे हैं, मैंने बता ही दिया 96,000 कैसे आया। तो इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 4000 अपॉन 96 इंटू 100, दैट कम्स टू 4.17। जो बुद्धू फाइनेंस मैनेजर होंगे, बुद्धू मैनेजमेंट अकाउंटेंट होंगे, उनको लगेगा 4% की कॉस्ट है। बट आप तो समझदार हैं, आपने तो मेरे से पढ़ाई की है, आप तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए के हैं, आपने रुपेश आनंद के लेक्चर लिए हैं, तो आपके लिए इफेक्टिव कॉस्ट 4% नहीं होगी। For you, the cost is 4.17 because you have not actually received $1 lakh. No doubt the amount of loan is $1 lakh, but you have actually received $96,000. So I will calculate, I will relate that 4,000 with the 96,000. I will find out the relationship between $4,000 amount of interest with amount of proceeds which you have actually received. So $4,000 divided by $96,000, that comes to 4.17. बात समझ आ रही है बेटे? बस आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म फंडिंग की बात की, बहुत कुछ बताया। इस लेक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार इसके ऊपर कैलकुलेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर देन बैंक अरेंजमेंट्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चोर।